हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को एक क्रम से पिछले वीडियो में पढ़ा था। वहाँ पे हमने समझा था क्या होते गवर्नर और जो वायसराय में अंतर था गवर्नर जनरल और वायसराय में, वहाँ पे हमने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, क्योंकि उसमें केवल एक क्रम जो है ऑर्डर बताया गया था कि कब गवर्नर रहा, उसी के बाद कब ये गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल से ये कब वायसराय बना और फिर बाद में फिर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। तो वहाँ पे एक हमने क्रम जो है उसका ऑर्डर वो पढ़ा था। आज उन पे जो है डिटेल्ड डिस्कशन होगी। तो उसी क्रम में हम पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। यहाँ लिखा हुआ है बंगाल के गवर्नर, क्योंकि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और इसी के समय जो प्लासी का युद्ध 1757 में इसी के समय हुआ। कई बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध जो है वो किसके समय हुआ, या प्लासी के युद्ध के समय जो है वो बंगाल का गवर्नर कौन था। तो आपका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने ये 2 बार बंगाल का जो है गवर्नर रहा। एक बार 1757 से 60 और दूसरी बार 1765 से 1767। तो जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ है। तो जो प्लासी का युद्ध है वो इसी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे जो इलाहाबाद की संधि है 1765, वो भी इसी के काल में, क्योंकि ये दोबारा फिर गवर्नर बना। तो जो 65 में भी गवर्नर यही था। तो जो इलाहाबाद की संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुई, क्योंकि इलाहाबाद की जो है 2 संधियां हुई हैं। एक आपके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ये दोनों याद रखनी इंपॉर्टेंट है। जो पहली हुई है वो 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो आपकी 16 अगस्त 1765 में हुई है वो आपकी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे बंगाल में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो इसी ने शुरू की। कई बार पूछा जाता है कि द्वैध शासन जो है वो किसने लगाया, तो जवाब हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। इसी टाइप के परीक्षाओं में जो है प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये याद रखना है। द्वैध शासन पे कई बार पूछा गया है कि द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो किसने शुरू किया, द्वैध शासन सबसे पहले किसने लगाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसी क्रम में जो आपके बंगाल के गवर्नर हैं कुछ और हैं जिनके अन्य नाम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे हालवेल है, बेंसीटाट है, वेरेलास्ट है, कर्टियर है और बारन हेस्टिंग। ये आपका जो बारन हेस्टिंग है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। बारन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर है। ये आपको कुछ नाम याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर रहे उनका क्रम, तो ये क्रम में दिए गए हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हालवेल, फिर वेंसीटाट, वेरेलस्ट, कर्टियर और उसके बाद आपका अंतिम जो है वो बारन हेस्टिंग है। ये आपके आई होप आपको जो बंगाल के जितने गवर्नर रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद अब यहाँ हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि जो बंगाल का अंतिम जो गवर्नर है उसी को जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट के तहत जो है 1700 यहाँ आपके जो 74 में है वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्योंकि जो पहले आपका गवर्नर का पद था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत उसको बदल करके नाम उसका जो है वो गवर्नर जनरल कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो अंतिम यहाँ गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, उसी को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो आपका जो वारेन हेस्टिंग है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है, क्योंकि यहाँ लिखा है ये अंतिम गवर्नर भी है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी। तो इससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए फैक्ट अब इसको देखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
नियुक्त किया गया किसे? वारेन हेस्टिंग को, जो है वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद जो यहाँ आपका रॉबर्ट क्लाइव ने जो व्यवस्था द्वैत शासन प्रारंभ किया था उसको इसने समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। कई बार समापन और जो है लगाने का दोनों को पूछा जाता है कि द्वैत शासन की जो व्यवस्था है या द्वैत शासन है किसने लगाया, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन को समाप्त किसने किया है, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। आपका लगाया है जो है रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्त द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग ने किया है। उसके बाद इसी के समय जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसी के तहत उसके अगले ही वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे को बनाया गया। जो उसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो वो एलिजा एम्पे को बनाया गया। कई बार पूछा जाता है, जो इसके कार्यकाल से नहीं बल्कि ऐसे ही भी पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। या जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो कब किया गया था, तो आपका 1774 हो जाएगा। ये आपको दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं परीक्षाओं में, तो ये आपको याद रखना है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके एलिजा एम्पे को बनाया गया था। उसके बाद जैसे यहाँ पे सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स या विलियम जोन्स। और कब की, तो आपका 1784। डेट भी याद रखनी है और किसने की है ये भी याद रखना है। द एशियाटिक बंगाल ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन जो है वो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसी के समय, मतलब वारेन हेस्टिंग के ही समय जो है किया था। भारत का ये पहला है। कई बार ऐसे भी परीक्षाओं में केवल पूछा गया कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हो जाएगा जवाब द बंगाल गजट। और इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1780। और किसने किया है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की। ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग रूप में कई बार जो समाचार पत्र पूछा गया है, कई बार उसके प्रकाशक जिसने प्रकाशन किया, और ये और कई बार इसके सन भी पूछा गया है जो आपको यहाँ पे मेंशन है। तो अलग अलग आपको जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा जवाब देना है। आपको ये याद रखने, तीनों परीक्षाओं में खूब प्रश्न बने हैं यहाँ से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जितना भी जो इम्पोर्टेंट इनके कार्यकाल से जो गवर्नर या गवर्नर जनरल हैं उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो इसी तरीके के हैं। उनको सबका निचोड़ ही हमने यहाँ पॉइंट वाइज इनके कार्यकाल से जोड़ा है। तो ये क्रम है, आपको आई होप आपको ये क्रम अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके बाद यहाँ लिखा है जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जो आपका है वो वारेन हेस्टिंग के ही काल में हुआ, क्योंकि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 1774 से 85 तक है। तो आपका ये जो है डेट ये इसी के कार्यकाल में है। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद सालीवाई की जो संधि है वो भी इसी के कार्यकाल में हुई है। जैसे 1782 ईस्वी में जो सालवाई की संधि कई बार पूछी गई है कब हुई है, तो 1782। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कार्यकाल से नहीं, तो ऐसे ही सालवाई की संधि कब हुई, तो 1782 में। और अगर कार्यकाल से पूछा जाता है कि उस समय कौन जो है इसका आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। ये आपको दोनों याद रखना है पॉइंट।
उसके बाद जो है यहाँ पे इसी के समय जो बंगाली ब्राह्मण जैसे नंद किशोर, जो नंद कुमार हैं, इन पर जो है वारेन हेस्टिंग ने जो है आपका झूठा आरोप लगाकर इनको न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। जो नंद कुमार हैं, इन पर जो वारेन हेस्टिंग ने झूठा जो है इल्जाम लगाकर इनको न्यायालय द्वारा फांसी दिलवा दी गई थी। उसके बाद जो है आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जैसे जब यह भारत, कौन, ये वारेन हेस्टिंग जब भारत से ब्रिटेन को गए तो यहाँ इन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन ये बाद में दोष मुक्त कर दिया गया इसे, क्योंकि अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण जो है वारेन हेस्टिंग पर जो है मुकदमा चलाया गया, और इस मुकदमे से ये बाद में जो है दोष मुक्त कर दिया गया। क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है जो नंद कुमार हैं, इन पर इसने झूठा इल्जाम लगा दिया था और जिसको न्यायालय द्वारा फांसी दिलवाती थी गई। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जिस पर मुकदमा चलाया गया, तो आपका वारेन हेस्टिंग, ये इस पे मुकदमा चलाया गया लेकिन ये बाद में दोष मुक्त होके बच गया था। उसके बाद इससे एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे इसने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसा जो है स्थापित किया था। तो पूछा जाता है कि 1781 में ये जो मदरसा बनवाया गया था वो 1781 में, डेट याद रखनी है, कलकत्ता में बनवाया गया था। और इसी के ने जो है कलकत्ता में बनवाया था, वारेन हेस्टिंग ने ही कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 में जो एक मदरसा बनवाया था, जो कि वो प्रथम मदरसा था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसी के जो है काल में हुई है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि राजस्व वसूलने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई, तो वारेन हेस्टिंग। आई होप आपको जो है वारेन हेस्टिंग से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे समझ में आए होंगे, क्योंकि इनको क्रम से जितना भी इम्पोर्टेंट थे, बार बार जो चीज़ें परीक्षा में पूछी गई हैं उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्नवालिस, क्योंकि जो आपका वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1785 समाप्त हुआ। उसके बाद आपका 1786 से 1793 ईस्वी तक जो है वो कॉर्नवालिस का शासन रहा है, या कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा है। इसके जो है कार्यकाल से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे उनमें से है, जैसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो आपका भू राजस्व का जो भाग था, भू राजस्व में जैसे 10/11 जो भाग था वो कंपनी को जमा किया जाता था कंपनी में। उसके बाद जो 1/11 भाग होता था वो खुद खर्च में यूज किया जाता था। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था भू राजस्व से, उसका जो आपका 10/11 भाग कंपनी में जमा करना होता था, और 1/11 जो भाग होता था वो अपने स्वयं खर्च के लिए रख लिया जाता था। उसके बाद इसी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। उसके बाद कॉर्नवालिस से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ कॉर्नवालिस का जो समाधि स्थल है वो भारत में जो है आपका गाजीपुर जो यूपी का जिला है वहां पे है समाधि स्थल जो इसका है। तो पूछा जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा जो है आपका गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जिसके जो समाधि स्थल है वो भारत में है, तो आपका हो जाएगा जवाब कॉर्नवालिस, और ये आपका जो यूपी के गाजीपुर जिले में है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेलेजली, क्योंकि उसके बाद और भी जो है वो गवर्नर जनरल हुए बंगाल के, तो उनको हमने यहाँ पे नहीं लिया है। जिनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न बने हैं उन्हीं को लिया है, इसीलिए यहाँ पे जो क्रम आप देख रहे होंगे 1793 ये अंत हुआ है, यहाँ आपका 1798 से हुआ। बीच में और भी गवर्नर जैसे यहाँ पे जो हैं सर जॉन सॉर, उनका कार्यकाल भी रहा है, तो हमने उनको यहाँ पे नहीं लिया है।
बेलेजली इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बने हैं। तो आई होप आपको ये क्रम ध्यान रहेगा, क्योंकि यहाँ 93, उसके बाद जो है यहाँ से 98, तो बीच बीच में स्किप भी कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलेजली। जैसे 1700 इनका जो है 98 से 1805 तक ये टाइम ड्यूरेशन रहा है। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि सहायक संधि का जो जनक है वो बेलेजली को माना जाता है। इनसे भी पहले की अगर बात करें तो जो आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, वास्तविक रूप से जो सहायक संधि का जो जनक कहा जाता है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कहा जाता है। उसके बाद जो है वो सहायक संधि का जनक बेलेजली को कहा जाता है। तो अगर सर्वप्रथम पूछा जाए कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है तो डुप्ले को। उसके बाद अगर डुप्ले ऑप्शन में नहीं है तो आपको बेलेजली लगाना है, सहायक संधि का जनक बेलेजली को। उसके बाद 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना की। उसके बाद इसी के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसी आंग्ल मैसूर युद्ध, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसी आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कई बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है, तो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ है, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आपका ये जो बेलेजली है ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, क्योंकि ये जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है या किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो बेलेजली को याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार। उसके बाद यहाँ पे विलियम बेंटिंग, जो विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है जैसे 1828 से आपका 1835, तो ये विलियम बेंटिंग जो है वो आपका बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा है और भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, उसी को जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था उसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को बाद में भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। दोनों टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब ये विलियम बेंटिंग रहेगा। भारत अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तब भी विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो भी विलियम बेंटिंग, क्योंकि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था वो उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको याद रखना है इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे यहाँ बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। ये जो सती प्रथा को समाप्त किया ये इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया, क्योंकि जो सती प्रथा का जो जनक या संस्थापक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वो सती प्रथा के जनक थे या संस्थापक की बात कई बार पूछा जाता है कि जो सती प्रथा थे इसके संस्थापक या जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका राजा राम मोहन राय। उनके सहयोग से ही बेंटिंग ने इसको 1829, ये डेट भी कई बार पूछी गई है कि सती प्रथा को जो है समाप्त कब किया गया, तो आपको 1829 में, और ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने इस प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद बेंटिंग ने जो कर्नल सलीमन है इसकी सहायता से जो आपका अगले ही वर्ष 1830 में जो ठगी प्रथा थी उसको समाप्त किया। 29 में आपका सती प्रथा को समाप्त किया जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उसके बाद कर्नल सलीमन के सहयोग से आपका ठगी प्रथा 1830 में अगले ही वर्ष इसको ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 1835 में, और किसके कार्यकाल, तो आपका विलियम बेंटिंग।
उसके बाद जो आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनने वाला पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि आपका जो चार्टर एक्ट है 1833 का, ये लागू किया गया, तो उसके तहत जो बनने वाला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो यही है आपका विलियम बेंटिंक। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि पहला गवर्नर जनरल जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनने वाला विलियम बेंटिंक। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पे इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर जो आपकी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया विलियम बेंटिंक के ही समय, इसी के समय जैसे मैकाले की अनुशंसा पर जो अंग्रेजी को ही जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी बनाया गया। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये मैकाले की अनुशंसा पर आपका अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स मेटकॉफ से आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए रहा। जैसे यहाँ पे 1 साल डेट आपको मेंशन है 1835 से 36, तो 1 साल का कार्यकाल रहा है, लेकिन इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में ही सबसे अच्छा जो काम किया है वो खूब पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आपका चार्ल्स मेटकॉफ को, जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेटकॉफ को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड एलन बरो का जो कार्यकाल है वो 1842 से 44 तक रहा है। इनका भी बहुत जो कार्यकाल है वो बहुत लंबा नहीं रहा है। इनमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे आता है, पूछा जाता है, जैसे आपका भारत में दास प्रथा का जो अंत है वो एलन बरो के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, 1843 में जो भारत में दास प्रथा का अंत जो है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किया गया। ये आपका डेट याद पूछी जाती है कई बार, 1833 में जो दास प्रथा का अंत जो है वो किया गया। एक्ट पूछे तो आपका 5 हो जाएगा। ये एलन बरो से क्वेश्चन आता है आपका दास प्रथा का, ये जो भारत में है दास प्रथा जो है पूर्णतः समाप्त हो गई। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इनके कार्यकाल जो है 1848 से 56 तक, तो लॉर्ड डलहौजी से जो है अपने कई सारे पॉइंट जो हैं पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे जैसे लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो उसके व्यक्तिगत सिद्धांत, जो आपका हड़प नीति है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स मतलब व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ये लॉर्ड डलहौजी जाना जाता है अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए। सर्वप्रथम इसके तहत इसने जो है सतारा, जो कि आपका 1848 में इसने अपने जो है अंग्रेजी माध्यम, ये जो हड़प नीति है इसके माध्यम से जो है पहले सबसे अपने अंग्रेजी साम्राज्य में जो है इन राज्यों को मिलाया। उसी क्रम में जो है सबसे पहले इसने सतारा को 1848 में, उसके बाद जैतपुर जो कि आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है ये, और उसके बाद संबलपुर जो उड़ीसा में है, ये जैतपुर और संबलपुर ये दोनों पुर वालों को जो है, जैसे यहाँ पे डेट जो दी गई है 1849, यहाँ सतारा को 1848 और जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। उसके बाद उदयपुर जो कि आपका एमपी में है, ये उदयपुर आपका राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको 1852 में। और आपका झांसी जो है, झांसी को 1853 ईस्वी में इसने अपने जो है राज्य में इसे मिला लिया। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेब के माध्यम से इनको, या जो हड़प व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति के माध्यम से इनको, इन राज्यों को कब कब जो है अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया या हड़प लिया गया। तो इनको डेट याद रखनी है। इनका कई बार क्रम आ जाता है कि सबसे पहले किसको, और या जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब के माध्यम से हड़पे गए राज्यों का जो है क्रम क्या है, तो आपको सतारा,
जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी। और भी हैं लेकिन आपको इतने इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे इसके बाद झांसी के बाद नागपुर को है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे यहाँ आता है, जो आपका बम्बई से ठाणे के बीच जो प्रथम रेल चलाई गई वो इसी के कार्यकाल में। तो पूरी डेट याद रखनी है आपको, 16 अप्रैल 1853 में। कई बार पूरी डेट पूछी गई है, तो आपको 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच। और ये 34 किलोमीटर, ये किलोमीटर भी पूछे गए हैं खूब, तो यह आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। 34 किलोमीटर तक ये प्रथम जो रेल चलाई गई वो आपकी इसी के कार्यकाल में चलाई गई। उसके बाद जो है 1854 में एक नया जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जो 1854 में आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया गया, उसी के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे प्रथम विद्युत तार सेवा जो है कलकत्ता से आगरा के मध्य, ये आपको ये भी याद रखना है, कलकत्ता से आगरा के मध्य चलाई गई जो आपकी प्रथम विद्युत रेल, जो प्रथम विद्युत तार सेवा है वो आपकी कलकत्ता से आगरा के मध्य चलाई गई, प्रथम विद्युत तार सेवा। ये भी आपका जो है डलहौजी के कार्यकाल में ही शुरू की गई। और उसके बाद 1854 में जो शिक्षा के सुधार हेतु वुड डिस्पैच को लागू किया गया। ये आपका पूछा जाता है, वुड डिस्पैच कब लागू किया गया? तो 1854 में। और किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका शिक्षा सुधार से, शिक्षा से ये वुड डिस्पैच जो है आपका शिक्षा सुधार से जुड़ा हुआ है, 1854 में से लागू किया गया। उसके बाद 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जैसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, आपका उदयपुर है, यहाँ झांसी है, इन सबको हड़प नीति के माध्यम से जो है मिलाया गया। वहीं पे आपका 1856 में अवध को जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो अवध है, अवध को है वो कैसे जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो आपका जो कुशासन के आरोप लगाकर 1856, ये डेट भी पूछी गई है, तो 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है लागू किया गया, ये भी आपका जो है डलहौजी के कार्यकाल में लागू हुआ है। और ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो श्रेय है या संस्थापक की अगर बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। संस्थापक विधवा, जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, उसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं अगर पूछा जाता है तो। और ये कब लागू किया गया? तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1856 में। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, कहीं अधिनियम पूछा गया है तो कब लागू किया गया या इसके संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है। संस्थापक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। और किसके कार्यकाल में तो लागू हुआ? तो डलहौजी के कार्यकाल में। उसके बाद आपको पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है आपका, इसका कार्यकाल 1856 से 62। उसके बाद जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। क्योंकि आपका जो 1858 का जो अधिनियम था, उसके तहत जो है भारत का जो कंपनी का जो अधिकार शासन था वो जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो इसलिए जो कंपनी द्वारा नियुक्त जो है गवर्नर जनरल वो अंतिम था। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंपनी के द्वारा अंतिम, क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद जो था आपका वो 1858 के एक्ट के तहत जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके तहत जो है आपका ये पद, गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद वायसराय का पद बनाया गया। तो जो भारत का जो शासन था वो कंपनी के से लेके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगर ये कंपनी द्वारा नियुक्त या अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कैनिंग। और यही भारत का जो प्रथम वायसराय होगा वो
इसी को नियुक्त किया गया। ये भारत का प्रथम वायसराय भी होगा। तो जो जितने वायसराय हुए हैं या इसके बाद वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा वायसराय का वीडियो लाएंगे। यहाँ जितने भी गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल पद कर दिया गया था। तो ये इस वीडियो में हमने गवर्नर और गवर्नर जनरल को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी वायसराय हैं उन सबको जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से वो वीडियो लेके आएंगे। तो आई होप आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल की से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट परीक्षाओं में पूछे गए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को, ताकि और भी लोगों को जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट कम समय में आपकी जो परीक्षा जो है आप अच्छे से आपको प्रश्न अटेंड कर पाएँ परीक्षा में और ज़्यादा से ज़्यादा